नमस्कार, सटीक इलाज में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ अवधेश शर्मा। आज फिर से हम बात करेंगे अलग दूसरी बीमारी की, उसके ट्रीटमेंट की, उसके इलाज की और सटीक जानकारी की, क्योंकि हम हर बार हर बीमारी पर, हर विषय पर अलग अलग डॉक्टर से चर्चा करते हैं, अलग अलग सलाहकारों से, विशेषज्ञों से सलाह करते हैं और ये जो चर्चा होती है वो हमेशा लाइव होती है। और इस बार हमारे साथ विशेष मेहमान के रूप में मौजूद हैं डॉक्टर विवेक सिंघल, जो कि एक बहुत ही सीनियर नेत्र रोग विशेषज्ञ है, साथ में एएचयू हॉस्पिटल के सीनियर सर्जन डॉक्टर भी हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सटीक इलाज में। धन्यवाद अवधेश जी। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, चूँकि आंखें जो होती हैं वो मानव जीवन का जो है वो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं और इन आँखों का सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है रेटिना। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारी ऑडियंस ये जानना चाहती है कि सर रेटिना क्या होता है, रेटिना से होने वाली बीमारी क्या होती है, इनका इलाज क्या होता है और किन किन तरीक़ों से इसका इलाज किया जा सकता है। साथ में जो सरकार की योजना है आयुष्मान योजना, इसका रेटिना के इलाज में क्या कुछ योगदान है, सरकार का फंडिंग का क्या योगदान है, और ख़ास तौर से हम बात करें एएचयू हॉस्पिटल की, तो यहाँ पर किस प्रकार के जो है ट्रीटमेंट किए जाते हैं, किस प्रकार का इलाज किया जाता है। जी, थैंक यू वेरी मच। आपने इतने सारे सवाल मेरे साथ मेरे सामने रख दिए हैं। मैं धीमे धीमे करके उनका एक एक करके जवाब दूंगा। जी डॉक्टर। सबसे पहले कि रेटिना क्या होता है, तो ये आंखों के पिछले हिस्से में एक बहुत ही संवेदनशील परत या लेयर जिसे हम कह सकते हैं होती है, जो सिग्नल हमारे ब्रेन तक ले जाती है। तो हम जो भी कुछ देखते हैं वो इस परत के माध्यम से ही वो सिग्नल ब्रेन तक पहुंचते हैं और हमारा ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके हमें ये बताता है कि हम क्या देख रहे हैं। जैसा कि डॉक्टर, मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा, ये कह सकते हैं कि जो रेटिना होता है वो मास्टर चिप का काम करता है आँखों से दिमाग तक सेंसर पहुँचाने में। एग्जैक्टली, आप इसे कंप्यूटर के मदरबोर्ड की तरह भी समझ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप कंटिन्यू कर रहे थे, माफ़ी चाह रहा हूँ, मैंने आपको बीच में रोक दिया था। नहीं, कोई बात नहीं जी। बहुत अच्छा है, ये दर्शकों के लिए जितना आसान होगा समझने के लिए मैं अपनी बात उतनी अच्छे से उन तक पहुंचा पाऊंगा। जैसा कि मैंने कहा कि एक बहुत संवेदनशील परत है, तो शरीर में जो भी बीमारियां होती हैं वो इस परत को या रेटिना को हम कहें कि अफेक्ट कर सकती हैं। खास तौर पे जो बीमारियां पाई जाती हैं जो इस परत को अफेक्ट करती हैं, उनमें से डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारियां, ब्रेन में अगर हेमरेज या पैरालिसिस का अटैक हुआ हो उनमें, या किडनी के पेशेंट्स में ये परत बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाती हैं और इससे हमारा विजन अफेक्ट होने लगता है। और अगर मतलब कि अगर आपको शारीरिक रूप से इस प्रकार की बीमारियां हैं, डायबिटीज है या आपको पैरालिसिस हो गया है या कोई भी अलग बीमारी है, तो उसका असर सीधे तौर पर रेटिना के ऊपर होता है। जी सर, क्योंकि जो रक्त वाहिनियां या ब्लड वेसल्स कहें हम, रेटिना में चलती हैं आंख के अंदर, तो ऐसी कोई भी बीमारी जो हमारी ब्लड वेसल को अफेक्ट करती है वो हमारी रेटिना को भी अफेक्ट कर सकती है। तो सर, इसके बचाव क्या हो सकते हैं, कैसे जा सकता है, क्योंकि देखिए बीमारियां तो इंसान को आती ही हैं, किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई, किसी को पैरालिसिस की बीमारी, किसी को किसी और प्रकार की कई सारी बीमारियां होती ही रहती हैं। बीमारी के ऊपर तो इंसान का कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन अगर मान लीजिए ये बीमारी हो गई है तो उसके बचाव क्या है, कैसे हम रेटिना को सेफ कर सकते हैं। देखिए, सेफ अगर ये बीमारी हमारे शरीर में है तो सेव करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अर्ली स्टेजेस में इसको डायग्नोज करके और इन बीमारियों को कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब एक और सवाल आ रहा है मेरे पास में कि किन लोगों को रेटिना से जो संबंधित बीमारियां होती हैं वो किस प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं रेटिना को लेके, और वो किस प्रकार का एक क्राइटेरिया होगा कि एक उम्र का भी एक क्राइटेरिया होगा कि भाई 5 साल के बच्चे को रेटिना की प्रॉब्लम हो सकती है, 10 साल के बच्चे को रेटिना की प्रॉब्लम हो सकती है, 18 साल के युवक को जो है रेटिना की प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई पर्टिकुलर एक एज होगी 35 के बाद, 40 के बाद। जी, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। तो 50 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को अपने रेटिना की जांच करानी चाहिए जी, क्योंकि उनमें एक खास तरह की बीमारी होती है जिसे हम एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन कहते हैं, और उसमें भी हमारा पर्दा डैमेज होता है और आंखों की रोशनी पूरी तरह जाने का खतरा रहता है। तो आपने जैसा पूछा कि ये किस तरीके से अफेक्ट करती हैं, तो जैसा मैंने बताया आपको, ब्लड वेसल्स इसमें रक्त वाहिनियां जा रही होती हैं, उनसे रक्त का स्राव या ये कहें कि ब्लड लीक होने लगता है, पर्दे में सूजन आने लगती है और उससे हमारी नज़र धीमे धीमे कम होने लगती है।
नज़र की बात करें सर, तो नज़र किस प्रकार से कम होती है? क्योंकि लोग तो नॉर्मली ये जानते हैं कि सर चश्मा लग गया, चश्मा लगा जो माइनस का लगा या तो प्लस का लगा। तो नज़र जो होती है जी। वो किस प्रकार से कम होती है सर? क्योंकि हमें तो, जैसे मैंने भी चश्मा लगा के रखा है, अगर मैं चश्मा हटा दूँ तो ये देखिए मेरा जो है वो प्लस का चश्मा और मुझे कम दिखेगा। तो ऐसे ही कुछ लोगों को जो है जी। माइनस का चश्मा लगता है। तो नज़र किस प्रकार से कम होती है सर? हम ये जानना चाहते हैं आपसे। सर देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो क्राइटेरिया होता है रेटिना की बीमारियों से नज़र कम होने का, उसमें जी। हमें चीज़ें सीधी की बजाय थोड़ी तिरछी दिखने लगती हैं। वेवी जिसको हम बोलते हैं, कि अगर हम पोल को देख रहे हैं तो वो हमें सीधा नहीं दिखेगा, थोड़ा ये तो सर कर्व बहुत बड़ी दिखेगा। बीमारी हो गई। अगर रेटिना डिस्टर्ब हुआ है तो अलाइनमेंट ही पूरा चेंज हो गया। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि अलाइनमेंट चेंज हो जाता है और इसीलिए वो चीज़ें हमें तिरछी दिखने लगती हैं। और ये हमारे को एक बड़ा इंडिकेटर होता है कि शायद हमें रेटिना की बीमारी, क्योंकि आपने चश्मा हटाया, आपको एक धुंधलापन दिख रहा है। बिल्कुल सर। लेकिन अगर रेटिना की बीमारी होगी तो उसमें हमें चीज़ें तिरछी दिखेंगी या कुछ काले धब्बे हमें दिखने लगेंगे हमारी आँखों के सामने। चलिए डॉक्टर साहब, ये तो समझ में आ गया कि रेटिना की बीमारी से हम जो इन्फेक्टेड हो गए, हमें रेटिना की बीमारी कहीं ना कहीं लग गई और हमें चीज़ें तिरछी देखना शुरू हो गई। तो उसके बाद में एक पेशेंट को, एक मरीज़ को क्या करना चाहिए? सडनली क्या एक प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है या जो सलाह होती है वो क्या होगी सर? देखिए, सबसे पहले तो जो भी नज़दीकी आपके रेटिना स्पेशलिस्ट हों, उनको जाके तुरंत अपना चेकअप करवाएँ, क्योंकि रेटिना से जुड़ी बीमारियों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि उनका इलाज जितनी जल्दी स्टेज में किया जाएगा, हम आँखों को उतना ही स्वस्थ रख पाएँगे। अक्सर ये रेटिना की जो बीमारियाँ होती हैं, उनमें लक्षण या ये कहें सिम्पटम्स बहुत लेट स्टेजेस में आते हैं। तो जिन बीमारियों का मैंने ज़िक्र किया, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, इन सब बीमारियों के मरीज़ों को हर 6 महीने में अपने पर्दे की जाँच कराते रहना चाहिए। और अगर ख़ास तौर पे ये बीमारियाँ कंट्रोल में नहीं चल रही हैं, जैसे ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो इन मरीज़ों को हर 3 महीने में अपने पर्दे की जाँच कराते रहना चाहिए। जल्दी इलाज ढूँढने की बात ये है कि अ, अगर आपको, जैसा मैंने बताया, अगर काले धब्बे दिखना शुरू हो रहे हैं, ये चीज़ें सीधी नहीं दिख रही हैं, टेढ़ी-मेढ़ी दिखाई दे रही हैं, तो इनसे बचाव का ये कहें, इनके टाइमली ट्रीटमेंट का तरीका यही है कि आप अपने रेटिना स्पेशलिस्ट के पास जाएँ और उनसे तुरंत से ट्रीटमेंट शुरू करने का आग्रह करें। चलिए सर, ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो ट्रीटमेंट किस प्रकार से होता है? क्या दवाइयों से रेटिना को ठीक किया जा सकता है या कोई चीरा लगाकर ऑपरेशन किया जाता है या लेजर से इस प्रकार का जो है ऑपरेशन किया जाता है? देखिए, इसके ट्रीटमेंट में मुख्य तौर पे 3 तरह के इलाज संभव हैं। ये तीनों इलाज इस बात पे डिपेंड करते हैं कि हम किस स्टेज में डॉक्टर के पास पहुंच रहे हैं। मैं इनिशियल सर माफ़ी स्टेजेस चाह में रहा हम हूँ, आपको लेज़र। बीच में टोक रहा हूँ। सर कुछ लोगों जी। का कहना है कि चश्मे का एंगल करके जो सिलेंडर वाला प्रोसेस होता है उससे भी कई बार जो है रेटिना की बीमारी से सही ठीक हो सकते हैं। तो क्या चश्मे का भी कोई इसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है? कोई पॉइंट होता है, कोई डिपार्टमेंट होता है? नहीं सर, ये एक भ्रांति है कि चश्मे का अलाइनमेंट चेंज करके हम रेटिना की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। चश्मे का जो नंबर है वो लेंस या हमारी पुतली के आकार पे या उसके कर्वेचर पे डिपेंड करता है। रेटिना की बीमारियों का चश्मे से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जिन लोगों में माइनस का नंबर बहुत ज्यादा होता है चश्मे का, उनमें रेटिना की बीमारी होने की संभावना रहती है। सर आप कुछ बोल रहे थे, मैंने माफ़ी चाह रहा हूँ, बीच में टोक दिया था। ट्रीटमेंट को जी। लेके बात चल रही थी और सर्जरी को लेके बात चल रही जी। थी। जी, तो ट्रीटमेंट में हम जो अर्ली स्टेजेस में ट्रीटमेंट करते हैं वो लेजर के द्वारा जी। ट्रीटमेंट करते हैं, जिसे आम भाषा में हम पर्दे की सिकाई बोलते हैं। अगर अगर स्टेजेस बढ़ रही है तो फिर हम आँख के अंदर कुछ स्पेशल प्रकार की मेडिसिन्स होती हैं जो इंजेक्शन के ज़रिए डालते हैं, जिससे वो बीमारियाँ कंट्रोल में आती हैं। ख़ास तौर पे पर्दे में जो सूजन आ रही है या आँख में अगर ब्लड आ रहा है तो। और अगर लेट स्टेजेस में है तब हम ऑपरेशन करते हैं, जो कि एक बहुत ही छोटे से छेद से हम करते हैं। अगर आप आम भाषा में कहें तो दूरबीन की तरह भी बोल सकते हैं कि दूरबीन के द्वारा वो ऑपरेशन किया जा रहा है। तो बहुत बड़ा चीरा या बहुत टाके वगैरह इस तरह के ऑपरेशन में नहीं आते हैं, लेकिन ये ऑपरेशन जटिल होता है। तो अगर हम जल्दी पहुंच जाते हैं और ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो हमारा ज़्यादा विज़न रिकवर होने के चांसेस होते हैं। सर मेरा एक सवाल है इसमें। चलिए मान लीजिए किसी को रेटिना की बीमारी है और वो एएसजी हॉस्पिटल में, अपने किसी भी नज़दीकी हॉस्पिटल में जाता है कि सर मुझे रेटिना की बीमारी है और ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है। आपने उसको डायग्नोस किया और आपने देखा कि उसको प्रारंभिक जो है ये स्टेज पर आई है रेटिना की बीमारी या सेकंड स्टेज पर आई है। बात करते हैं लेजर के ट्रीटमेंट की, कि आपने कहा कि हम जो है रेटिना की सिकाई करते हैं या फिर अगर मेजर होता है तो हम उसका ट्रीटमेंट जो है लेजर से भी करते हैं और एक छोटे से बारीक सूक्ष्मदर्शी या दूरबीन के माध्यम से भी इसका इलाज किया जाता है।
ट्रीटमेंट जो होता है सर, जो ऑपरेशन होता है उसमें कितना कुछ समय लग जाता है? और बात करें बजट की, तो बजट क्या कुछ खर्च हो सकता है सर रेटिना की बीमारी के ऊपर? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि जितना जल्दी स्टेज में हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, उतना कम बजट लगता है और उतने ही कम समय में इलाज संभव हो जाता है। क्योंकि इसका जो ऑपरेशन है, जैसा मैंने बताया लेट स्टेजेस में ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो उसका बजट थोड़ा ज़्यादा भी होता है, ऑपरेशन में समय भी ज़्यादा लगता है और रिकवरी के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो मैं फिर से वही अपील करूँगा कि इसका जो डायग्नोसिस है बीमारियों का और जो इलाज है, वो अगर प्रारंभिक स्टेजेस में ही शुरू हो जाए, तो काफ़ी कम बजट में और काफ़ी कम समय में इन बीमारियों का इलाज संभव है। सर मैं एक सवाल आपसे लेना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए रेटिना की जांच के लिए कोई आम आदमी आता है। देखिए जो रईस हैं जिनके पास पैसा ज़्यादा है उन्हें तो कोई तकलीफ नहीं, लेकिन बीमारी तो आम लोगों को भी होती है, गरीबों को भी होती है। तो अगर कोई आम आदमी, कोई गरीब मध्यम वर्गीय परिवार का पर्सन जो है अगर चेकअप कराने जाता है, तो इसके चेकअप में रेटिना का प्रॉपर डायग्नोसिस में कितना खर्चा आ सकता है मिनिमम और मैक्सिमम तक, ताकि उसे पता चल सके मुझे रेटिना की ये बीमारी है और इस स्टेज पर है? देखिए, हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान सुविधा भी उपलब्ध है। जी। तो जो गरीब हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और जिनके पास आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, उनका जी। हम निःशुल्क इलाज करते हैं, है ना? मतलब और रजिस्ट्रेशन से जो लेके लोग आखिरी ओपीडी तक इसमें ऑपरेशन तक जो है निःशुल्क इलाज में आएगी? सर, जो भी आयुष्मान से संबंधी जो बीमारियां हैं कार्ड में, जी। उन सभी का हम निःशुल्क इलाज करते हैं, ओपीडी रजिस्ट्रेशन से लेकर के जी। दवाइयों तक। जी। पेशेंट की भर्ती भी सर इस आयुष्मान के अंतर्गत जो है मुहैया कराई जाती है क्या? तो सर, मेरा सवाल ये है कि मान लीजिए किसी पेशेंट को रेटिना की बीमारी हो गई है और वो आपके यहाँ पे जांच के लिए आता है, उसकी जी। रजिस्ट्रेशन से लेके उसकी जांच, उसकी तकलीफ, उसका ऑपरेशन और पेशेंट जो जितने दिन आपके हॉस्पिटल में रहेगा, वो सारी सुविधाएं भी क्या उस पेशेंट को आयुष्मान कार्ड के माध्यम से मिलेंगी? जी सर, बिल्कुल मिलेंगी। और आँख से संबंधित या पर्दे से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, उसके लिए रेटिना के हॉस्पिटल अलावा में भी? एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। जी। तो डॉक्टर मेरा वो डे केयर बेसिस पे होती है कि पेशेंट ऑपरेशन के बाद घर जा सकता है। उसको सिर्फ दिखाने के लिए अस्पताल में आना होता है, हॉस्पिटल में भर्ती रहने की ज़रूरत नहीं है और जो भी प्रोसेस है, वो पूरा आयुष्मान में निःशुल्क हो सकता है जिनको बजट की समस्या है। डॉक्टर साहब मेरा एक आपसे सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि आखिर में इलाज की हम बात करें, ट्रीटमेंट की बात करें और एक ऑपरेशन की बात करें, चलिए डायग्नोस हो गया, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से जो है उसको सामने वाले पर्सन को पैसा नहीं लगा, लेकिन समय की हम बात करें तो समय कितना कुछ इसमें खर्च होता है? चूँकि आप बता रहे हैं कि जो तरीका है, जो ऑपरेशन है वो काफ़ी जटिल होता है, तो कितना कुछ समय लग जाता है और पेशेंट को इसमें रिकवरी करने में कितना टाइम लगता है? देखिए, समय और रिकवरी मैं आपको फिर से वही बता रहा हूँ कि जी। ये इस बात पे डिपेंड करती है कि किस स्टेज में आ रहे हैं। जैसे अगर एडवांस स्टेजेस में हैं, तो ऑपरेशन में करीब 1 से डेढ़ घंटा तक लग सकता है और रिकवरी में 1 से 2 महीना या उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो ये मतलब इसी बात पे सर्जरी तो डिपेंड सेम करेगा डे कि पे हो पेशेंट को सकती है, लेकिन ये पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी एज क्या है, उम्र क्या है और उसके साथ में जो उसको रेटिना की प्रॉब्लम हुई है वो किस स्टेज पर जी, हुई है। एग्ज़ैक्टली। इसमें जो सारी चीज़ें हैं, वो इसी बात पे तय होती हैं कि पेशेंट कितना जल्दी या कितना देर से अपना इलाज करवा रहा है। डॉक्टर साहब भाई मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है, रेटिना के अलावा रेटिना की जो बीमारियां हैं उनका क्राइटेरिया क्या है, उन बीमारियों का प्रकार क्या है, किस किस प्रकार की रेटिना से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं? पहले तो आपने बता दी कि इतनी सारी हो सकती है, यहाँ से जो है कनेक्ट होती है दिमाग, आँख से लोगे दिमाग तक जो है कनेक्ट रहती है, और कंप्यूटर का अगर हम बात करें तो कंप्यूटर का मदरबोर्ड इसको कह सकते हैं। लेकिन रेटिना से जो जी। कनेक्टेड बीमारियां होती हैं वो कौन सी होती हैं, कैसे उनसे बचा जा सकता है? देखिए, रेटिना की जो कुछ कॉमन बीमारियां हैं, मैं उनके बारे में बता देता हूँ। जी। सबसे इम्पोर्टेंट है रेटिनल डिटैचमेंट, हम उसे बोलते हैं। पर्दा अपनी जगह से हट जाता है और विजन पूरी तरह से बंद हो जाता है। तो हम ऑपरेशन करके पर्दे को उसकी जगह पर बिठाते हैं ताकि वो जो पर्दा है दोबारा से काम करने लगे और विजन रिकवर हो। दूसरा, डायबिटीज से होने वाली बीमारी होती है जिसे हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। इसमें पर्दे में ब्लड आने लगता है या पर्दे में सूजन आ जाती है। तीसरा, जैसा मैंने एज का जिक्र किया था, जो 50 साल से ऊपर के लोगों में संभावना होती है, एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन कहते हैं। तो जो पर्दे का भी जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, उसमें वो डैमेज होने लगता है ना? और इसके अलावा जो पर्दे में ब्लड वेसल्स होती हैं, उनमें वीनस ऑक्लूजन या आर्टरी ऑक्लूजन, मतलब पर्दे में ब्लड का फ्लो जो है वो बंद हो जाता है। ये कुछ कॉमन बीमारियां हैं जो पर्दे में होती हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी बीमारियां हैं जो हम आँखों का चेकअप करके, डायग्नोज़ करके पेशेंट को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं।
सर मेरा एक सवाल आपसे है, आखिर अंतिम सवाल कह सकते हैं इसको, कि आखिर में रेटिना को नॉर्मल किसी भी बीमारी से बचने के लिए कैसे सेव किया जा सकता है? क्या इसके लिए चश्मा पहनना जरूरी है या इसका और कोई भी सुरक्षा का तरीका है? देखिए, सुरक्षा के लिए एक तो मोबाइल का उपयोग कम करें, हरी सब्जियां और पीले फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी है तो उसको जितने अच्छे से हम कंट्रोल रखेंगे, नियंत्रित रखेंगे, हमारे पर्दे पे उतना ही कम अफेक्ट होगा। और इसके बाद किसी को अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है या इस तरह की कोई बीमारी है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी, तो अगर वो नियमित अंतराल पे अपने पर्दे का चेकअप करवाते रहते हैं रेटिना स्पेशलिस्ट से, तो हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। कितने दिन में सर ये जो है चेकअप करवाते रहना चाहिए? क्योंकि देखिए आपने पहले तो बताया कि हर 3 महीने में कराना चाहिए, क्या 3 महीने से पहले भी करा सकते हैं या 3 महीने में करवाना ही चाहिए? इसके बाद थोड़ा सा टाइम हो जाए तो कोई तकलीफ या परेशानी नहीं होगी पेशेंट को? देखिए, अगर हर 3 महीने में कराते हैं तो ये बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन अगर डिले भी कर रहे हैं तो कम से कम 6 महीने में एक बार करा लें, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि इस बीमारी का अर्ली स्टेजेस में लक्षण नहीं आते हैं, मतलब सिम्टम्स नहीं आते हैं, पेशेंट को ज़्यादा कुछ महसूस नहीं होता है। तो अगर हम इसे जल्दी करेंगे डायग्नोज और ट्रीट, अगर ये बीमारी शुरू हो गई है, तो हम आंखों को ज़्यादा स्वस्थ रख पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और रेटिना जो कि आंखों का मुख्य पार्ट है, उसके साथ इतनी सारी बीमारियां कनेक्ट होती हैं, उन पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। अगली बार नई कड़ी में फिर नए सब्जेक्ट पे फिर से आपसे चर्चा करेंगे। तो आपने देखा कि किस प्रकार से डॉक्टर विवेक सिंघल ने हर प्रकार की बीमारियों पर चर्चा करी, रेटिना से किस प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। और रेटिना जो है कि बॉडी का एक आंखों का मदरबोर्ड होता है, जो कि सीधे सीधे दिमाग से कनेक्ट होता है और दिमाग की चीज़ों को जो हम देखते हैं, जो हम करते हैं, उन चीज़ों को दिमाग से कनेक्ट करता है और उसके बाद में एक अहम रोल निभाता है मनुष्य जीवन में। लेकिन ये अगर रेटिना डैमेज होता है तो वो जो डैमेज होता है वो होता है अलग अलग बीमारियों से, जो कि मानव शरीर में पहले से आ जाती हैं। तो इसलिए हमें रेटिना को बचा के रखना पड़ेगा और रेटिना को बचाने के लिए हमें दूसरी बीमारियों को सेव करके चलना पड़ेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए स्वदेश 24/7। नमस्कार।